नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो रिवीजन की सीरीज में दो चैप्टर हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो बच्चों आज बारी है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी अमाइंस की। तो जो हमारा अमाइंस वाला चैप्टर है उसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पार्ट में अमाइन और दूसरे पार्ट में डाइजोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बताता हूं। तो बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट में दो चीजें आपको पढ़नी है, दो चीजें, एक तो उसकी प्रिपरेशन और उसकी रिएक्शन। ठीक, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है बच्चों, तो जो डाइएजोनियम सॉल्ट है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, Rn2x, x माइनस होता है और N2 प्लस होता है। मोस्टली जो बेंजीन कंटेनिंग डाइजोनियम सॉल्ट है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। इसका रीजन क्या है बच्चों, रिजोनेंस। ठीक, अब जो X है वो कई टाइप का हो सकता है। अगर X इक्वल टू Cl होता है तो नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। X इक्वल टू Br होता है तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। X इक्वल टू BF4 माइनस होता है तो इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। X इक्वल टू HSO4 माइनस होता है बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और X इक्वल टू OH होता है तो बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे मेन डाइजोनियम सॉल्ट है क्लोराइड वाला, यानी ये वाला डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में BD और C। ठीक, अब इसको बनाते कैसे हैं, तो बच्चों यहां पर एक रिएक्शन है जिसका नाम है डाइजोटाइजेशन। क्या नाम है, डाइजोटाइजेशन। इसके लिए केमिकल क्या है, NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही स्टेबल रहता है, इसलिए आपको टेम्परेचर कितना लगाना पड़ेगा, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। या कई बार इन दोनों की जगह लिखा होता है HNO2। ठीक है, नाइट्रस एसिड लिखा होता है या दोनों लिखे होते हैं, समझ जाना चाहिए। तो टेम्परेचर से आपको पता लगेगा कि हम डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं। बनाएंगे कैसे, आपके पास एक एनिलीन होना चाहिए, वो भी प्राइमरी एमीन एनिलीन, और प्लस NaNO2 एंड प्लस HCl। टेम्परेचर बच्चों कितना रखेंगे, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर आपको मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस क्या क्या निकला यहां पे, 2NaCl, यहां पे NaCl हो जाएगा एंड 2H2O। ठीक, तो एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनता है विद द हेल्प ऑफ डाइजोटाइजेशन, और ये उसके केमिकल है। क्लियर। अब दूसरी चीज, जो डाइजोनियम सॉल्ट है ना वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अगर इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, तो डाइजोनियम सॉल्ट आर वाटर सॉल्युबल और एक क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं। ठीक, ये सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं, ड्राई फेज में ये स्टेबल नहीं होते हैं। तो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसकी स्टेबिलिटी तभी होगी जब वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहेगा। लेकिन बच्चों यहां पर एक एक्सेप्शन है, वो है डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये वाला। ये जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी स्टेबल रहता है, यानी रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है, और ये वाटर इनसॉल्युबल है। बाकी सारे डाइजोनियम सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्लियर। चलो अब बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। तो यहां पर मैं बीच में लिखता हूं डाइजोनियम सॉल्ट, यहां पर ये N2Cl। तो क्या क्या बनाता है वो आपको देखना है, तो इधर मैं इसको हटा देता हूं ताकि मुझे बोर्ड की जरूरत पढ़ने पर मैं इस्तेमाल कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहां पर अगर हम यहां मिलाते हैं Cu2Cl2 प्लस HCl, तो बच्चों यहां पर बनने वाला है क्लोरोबेंजीन, और दूसरी जगह Cu2Br2 प्लस HBr, तो बच्चों हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। कंसेप्ट क्या है, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा उस पूरे ग्रुप को रिप्लेस करके उसकी जगह में आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि जो N2Cl है इट इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, और CuCN एंड KCN, तो यहां पर बनने वाला है बच्चों साइनोबेंजीन। इन तीनों रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक, अच्छा, सैंड मेयर से मिलती जुलती एक और रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। तो बच्चों गेटरमैन रिएक्शन में CuCl2 की जगह केवल Cu पाउडर यूज होता है। तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, गेटर
गैटरमैन रिएक्शन, गटरमैन मत बोल देना, गैटरमैन रिएक्शन। और अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं कौन सी बेटर रिएक्शन है, तो बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी यील्ड बेटर होती है एज कंपेयर टू गैटरमैन रिएक्शन। ठीक, डिफरेंस क्या है, यहां पर Cu2Cl2 होगा तो सैंडमेयर, और केवल Cu दिया होगा तो गैटरमैन रिएक्शन। ठीक, चलिए तो अब बात करते हैं, ये तीनों बन गए। उसके बाद अगर हम इसको Ki के साथ हीट करें तो यहां पर हमें आयोडोबेंजीन मिलता है। ठीक, और अगर हम इसको HbF4 के साथ ट्रीट करें और उसके बाद हीट करें तो बच्चों हमें मिलता है फ्लोरोबेंजीन। तो देखिए कई तरह के एराइल हैलाइड हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी साइड आ जाओ, अगर हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करें और वार्म करें तो बच्चों हमें मिलता है फिनॉल, हमें मिलता है फिनॉल। ठीक, अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को HbF4 के साथ ट्रीट करें तो हमें मिलता है N2BF4। और इसको अगर हम, अच्छा नीचे ले आते हैं इसको अगर हम NaNO2 और Cu के साथ हीट करें तो हमें मिलता है नाइट्रोबेंजीन। क्या मिलता है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन इस तरह से बनता है, बीच में ये वाला बनता है। ठीक, उसके बाद और रिएक्शन है, अगर डाइज़ोनियम क्लोराइड को हम फॉस्फेनिक एसिड H3PO2 और या है ना और अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इन दोनों में से किसी भी एक के साथ ट्रीट करते हैं तो बच्चों हमें मिलता है बेंजीन। ये पूरा ग्रुप निकल जाता है और हमें बेंजीन देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा आप देखो तो साइनोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ये सब चीजें हमने बना ली है और नाइट्रोबेंजीन भी बना लिया है। ठीक, तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन आपको याद रखनी है। अब डाइज़ोनियम सॉल्ट की दो और रिएक्शन होती है जिनको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कौन सी बच्चों, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में जो डाइज़ोनियम ग्रुप है, N2 ग्रुप है, वो रिटेन रहता है, जबकि ये जो आपने रिएक्शन पढ़ी है इनमें N2 ग्रुप निकल जाता है। तो जो सेकंड वाली रिएक्शन है उनको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो दो तरह की कपलिंग होती है, एक फिनॉल के साथ और एक अमाइन के साथ। तो पहले बात करते हैं फिनॉल के साथ। तो बच्चों यहां पर जो डाइज़ोनियम सॉल्ट है जब फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो फिनॉल के पैरा पोजीशन पर ये जो H है इसको निकाल देगा, यहां से Cl निकलेगा। तो यहां पर जो है आपको एक इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा, N डबल बॉन्ड N, और ये रहा OH। तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी। इतने पोर्शन को हमने कहा एजोबेंजीन और पैरा पोजीशन पर OH जुड़ा है तो नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो और बेंजीन। और बच्चों ये एक तरह के कलर कंपाउंड होते हैं, तो इसका जो कलर है वो होता है ऑरेंज कलर। ठीक, तो ये फिनॉल कपलिंग हुआ। अच्छा, फिनॉल कपलिंग जो है बेसिक मीडियम में होती है। ठीक, उसके बाद है अमाइन कपलिंग। तो दोबारा से आप लो डाइज़ोनियम सॉल्ट N2Cl प्लस अमाइन। अमाइन के लिए हमें लेना पड़ेगा एनिलीन, तो ये रहा एनिलीन। तो यहां से H, यहां से Cl निकल गया। ठीक है, तो हमें कंपाउंड मिल गया। बस बच्चों OH की जगह में आपको क्या लगा देना है, NH2 लगा देना है इस तरह से, ये LH2 लग गया। तो इसका नाम होगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और इसका कलर होता है येलो। क्लियर, तो कलर याद रखना है, कंपाउंड का याद रखना है, बस हमेशा ध्यान क्या रखना है कि ये पैरा पोजीशन पर ही अटैक करता है। ठीक है, ये पैरा पोजीशन पर। अच्छा, यहां NH2 की जगह में कोई दूसरा अमीन हो सकता है। अगर यहां पर NN डाइमिथाइल एनिलीन हुआ इस तरह से तो चेंज क्या होगा, केवल ये चेंज होगा, है ना, CH3 एंड CH3, कलर सेम रहने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। और जो कपलिंग रिएक्शन है वो एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कपलिंग रिएक्शन में कलर प्रोडक्ट बनते हैं। दो तरह की कपलिंग रिएक्शन होती है, फिनॉल कपलिंग एज वेल एज अमाइन कपलिंग। ठीक है बच्चों, तो डाइज़ोनियम सॉल्ट में आपको इतना पढ़ना है। चलो, तो अब बात करते हैं अमाइन की। तो अमाइन की पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं, किस तरह से हम अमाइन को बनाएंगे। तो पहले बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। टोटल हमारे पास 6 मेथड है अमाइन को बनाने के, जिनमें से 2 तो नेम रिएक्शन, 3 नेम रिएक्शन है और बाकी और मेथड है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रिडक्शन।
तो रिडक्शन तीन तरह का होता है। तो रिडक्शन ऑफ साइनो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ NO2 कंपाउंड एंड रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो इन तीनों का जब हम रिडक्शन करते हैं तो ये जो ग्रुप है ना, साइनो ग्रुप, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CH2 एंड NH2 में। NO2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू NH2 ग्रुप, ठीक, और अमाइड कन्वर्ट इनटू CH2 NH2 ग्रुप। ये देखो तीनों का रिडक्शन करेंगे। और जब भी आप रिडक्शन करोगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों जब हम नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करते हैं तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl या हाँ Fe प्लस HCl और H2 एंड PD, मेटल प्लस हाइड्रोजन। इन तीनों की मदद से हम नाइट्रो ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू एनिलीन। रही बात साइनाइड की, तो बच्चों यहां पर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे या सोडियम एंड इथेनॉल का यूज करेंगे या H2 एंड PD का यूज करेंगे, ठीक। अमाइड की बात करें तो अमाइड में जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होता है और इसका सॉल्वेंट होता है वाटर। तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं और इन ग्रुप को चेंज कर सकते हैं सीधे अमाइनो ग्रुप में। क्लियर? तो अब देखो यहां पर हमारे पास है ये वाला NH2, ठीक। तो यहां पर हम क्या करेंगे? देखो ये हमारे पास है साइनाइड, ठीक। तो साइनाइड जो है जब रिड्यूस होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो यहां पर एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो बच्चों ये आ जाएगा CH2 एंड NH2, ठीक। अगर मैं नाइट्रोबेंजीन की बात करूं तो नाइट्रोबेंजीन में जो है कार्बन नहीं होता, तो नाइट्रोबेंजीन सीधे क्या बनाएगा? ओनली एलिनिन बनाएगा, ठीक। किसकी मदद से? Fe प्लस HCl की मदद से। और तीसरा हमारे पास है एमाइड, यानी जैसे मान लीजिए कि हम बेंजामाइड लेते हैं, तो बेंजामाइड जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनेगा, लेकिन साइनोबेंजीन और बेंजामाइड से आपको बेंजाइल अमीन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर CO है और रिडक्शन में कभी भी कार्बन नंबर चेंज नहीं होता है। तो ये तीन प्रोसेस हो गई, ठीक। अच्छा, अब तीन और रिएक्शन है, तो दो तो नेम रिएक्शन है और एक है बच्चों अमोनोलाइसिस। तो पहले बात करते हैं नेम रिएक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या सिंथेसिस। तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है? एक एमाइड एक एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, विद द हेल्प ऑफ केमिकल Br2 प्लस KOH। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन प्लस KOH की मदद से अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो अमाइड है उसमें जितने कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन आपका अमाइन में देखने को मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन डाउन रिएक्शन। जबकि बच्चों अगर मैं अमाइड का रिडक्शन करूं तो जितने कार्बन अमाइड में है उतने ही कार्बन अमाइड में होंगे। रिडक्शन में कार्बन चेंज नहीं होते, लेकिन हॉफमैन ब्रोमोमाइड में कार्बन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहां पर अगर इथेनामाइड है तो यहां पर मिथाइलअमीन होगा, प्रोपेनामाइड है तो यहां पर जो है इथाइलअमीन होगा, यानी एक कार्बन कम हो जाएगा, ठीक। दूसरे हमारे पास है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अच्छा, अब गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस थोड़ा बड़ी सी रिएक्शन है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है? देखो यहां पर हमारे पास है थैलीमाइड, तो ये रहा हमारा थैलीमाइड और सबसे पहले हम इसको ट्रीट करेंगे KOH से। तो यहां से H निकला, यहां से OH निकला, तो बच्चों यहां पर हमें इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा, N नेगेटिव और K पॉजिटिव, है ना, बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। अब यहां पर हम यूज करेंगे R और X, कोई एल्काइल हैलाइड। तो यहां पर X निकला, यहां K निकला, R इसके ऊपर आ गया। तो देखिए, तो स्ट्रक्चर को कॉपी करते जाए, N के साथ क्या लग गया? R लग गया, ठीक। अब बच्चों इसका हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस दो तरह से होता है, या तो आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करो या तो आप इसको NaOH के साथ ट्रीट करो, ठीक। तो NaOH के साथ में ऊपर लगाता हूं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर हमने NaOH के साथ इसको ट्रीट किया तो बच्चों यहां से ये बॉन्ड टूट जाते हैं, तो यहां आ गया H और H, तो अमीन बन गया। तो दोनों केस में आपको एक प्राइमरी अमीन देखने को मिलता है।
इस तरह से। लेकिन जो बाय प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग होता है। अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो ये जो कंपाउंड है वो थैलिक एसिड बनाता है। थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है COOH एंड COOH, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर सोडियम के साथ ट्रीट करें तो सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड यानी सोडियम थैलेट मिलता है, RCOONA। और देखो COONA, सोडियम थैलेट। भाई इतना ही डिफरेंस है, क्लियर। अब जो गैब्रियल थैलामाइड है उसकी खास बात क्या है, तो जो गैब्रियल थैलामाइड है वो केवल प्राइमरी अमीन को बनाने के काम आता है, नॉट सेकेंडरी, नॉट टर्सरी। और जो प्राइमरी अमीन है वो भी कैसे, एलिफेटिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस यूज्ड टू प्रिपेयर ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। तो इसका मतलब इससे हम एनिलीन को नहीं बना सकते हैं, है ना। सेकेंडरी टर्सरी तो कोई भी नहीं बनेगा, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, क्लियर। तो इस पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। अब बात करते हैं अमोनोलाइसिस, है ना। तो अमोनोलाइसिस का मतलब होता है बच्चों अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो जब कोई एल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, है ना, तो यहां पर हमें एक अमीन देखने को मिलता है, प्राइमरी अमीन। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इधर गया, इसने जो है इस पर अटैक किया, तो ये हमें मिल गया, है ना। तो प्राइमरी अमीन। अच्छा, अमोनोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है, अमोनोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और इवन क्वाटर्नरी अमाइन भी बना सकते हैं, जबकि और मेथड में केवल आपको प्राइमरी अमीन मिलेगा। ठीक, तो कैसे बनेगा देखो। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमीन बना। अब इस प्राइमरी अमीन पर दोबारा से एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा, तो जो है यहां से X निकला, यहां से H निकला, तो यहां पर बनेगा RNHR। देखिए सेकेंडरी अमीन बना, दोबारा से RX रिएक्शन करेगा तो R3N, ये देखो टर्सरी अमीन बना। और एक बार अगर RX ने और रिएक्शन की तो यहां पर हो जाएगा R4N प्लस और X माइनस, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो प्राइमरी भी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है एंड टर्सरी भी बन रहा है। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए यहां पर पूछा जाता है कि अगर बच्चों प्राइमरी अमाइन और एल्काइल हैलाइड में अगर प्राइमरी अमाइन एक्सेस होता है, प्राइमरी अमाइन नहीं, मैं कुछ और बताता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो RX और प्लस NH3, है ना। तो अगर एल्किल हैलाइड एक्सेस में है, एल्किल हैलाइड अगर एक्सेस में है तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इवन क्वाटर्नरी अमीन का मिक्सचर मिलेगा अगर ये एक्सेस में है, क्योंकि देखो ये बार बार रिएक्शन कर रहा है। लेकिन अगर अमोनिया एक्सेस में है तो आपको केवल प्राइमरी अमीन ज्यादा मिलेगा, बाकी और अमीन नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसको एक्सेस में लेने से रिएक्शन बार बार होगी, अमोनिया को एक्सेस में लेने से रिएक्शन बार बार नहीं होगी। तो याद रहेगा बच्चों, आपको हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं ESR। हाँ, ESR ऑफ एनिलीन, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ESR ऑफ एनिलीन, ESR ऑफ एनिलीन। देखिए बच्चों, जो एनिलीन है उसमें NH2 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। और जो NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट होंगे। तो जब भी आप इसका ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने की बात करोगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा, क्लियर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, अब देखो कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोमिनेशन। क्या बात करते हैं, ब्रोमिनेशन, है ना। अब ब्रोमिनेशन में भी कंसेप्ट है डायरेक्ट ब्रोमिनेशन और इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन। तो बच्चों अगर आप एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हो यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन यानी ब्रोमीन का वाटर के साथ रिएक्शन, तो बच्चों यहां पर आपको ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव देखने को मिलेंगे, यानी यहां पर आएगा Br, यहां पर आएगा Br और यहां पर आएगा Br। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये एक तरह का व्हाइट पाउडर होता है, क्लियर। तो अगर आपने ब्रोमिनेशन कराया एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में तो आपको ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव देखने को मिलेंगे। तो अब ऐसा क्या करें कि हम केवल एक ब्रोमीन लगाना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि NH2 जो है ना इसकी एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। तो इस पर क्वेश्चन अभी कई बार ऐसा आता है कि क्यों ये ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव देता है, क्यों एक ब्रोमीन क्यों नहीं लग गया, 3 ब्रोमीन क्यों लगे। तो इसका रीजन क्या है कि ये जो NH2 ग्रुप है इट इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप।
तो ये जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा हो जाएगा, तो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव मिलेगा इंस्टेड ऑफ मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव। तो अब क्या करें, तो इस ग्रुप को हमें करवाना पड़ता है प्रोटेक्ट, इसको बोलते हैं बच्चों प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कराओगे, इसकी रिएक्शन कराओगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो जब NH2 ग्रुप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा इस तरह से, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, तो बच्चों यहां से H निकलेगा, यहां से देखो इस तरह से ये H हुआ, तो ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, और ये जो एसाइल ग्रुप है वो NH2 पर ऐड हो जाएगा इस तरह से, NHC डबल बॉन्ड OCH3 ऐसा ग्रुप बन गया। अब यहां पर जो COCH3 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहां पर जो इसके लोन पेयर है वो इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं थ्रो रेजोनेंस और थ्रो -I इफेक्ट। तो बच्चों यहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो अब ये बेंजीन को उतने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा जितने वो पहले दे रहा था, तो अब रिएक्टिविटी कम हो गई, तो अब आपको केवल मोनो डेरिवेटिव मिलेंगे इंस्टेड ऑफ ट्राई डेरिवेटिव। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन किसके थ्रू होता है, प्रोटेक्शन होता है एसिटिक एनहाइड्राइड के थ्रू, और प्रोटेक्शन में जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है एनिलीन की। तो रिएक्शन किस तरह से होगी, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, NH2 ग्रुप है, इसका हम प्रोटेक्शन कराएंगे, CH3CO होल ट्वाइस, तो यहां पे निकलेगा HCH3COOH, तो यहां पर बच्चों हमें एक अमाइड देखने को मिलेगा, अमाइड NHCOCH3, इसको हम बोलते हैं एसिड एनिलाइड या N-फिनाइल इथेनामाइड, N-फिनाइल इथेनामाइड। तो प्रोटेक्ट हो गया। अब करेंगे ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन करेंगे तो जो ये ग्रुप है NHCOCH3 वो पैरा पोजीशन पर, एक बार पैरा एक बार ऑर्थो, पैरा ऑर्थो दोनों बनेंगे, लेकिन पैरा वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए मैंने केवल पैरा को शो किया है। तो पैरा ब्रोमो एसिड एनलाइन बढ़ जाएगा, और अगर इसका हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो ये जो ग्रुप है दोबारा से NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ये ले। तो देखो अगर हमें एक ब्रोमीन लगाना तो हमें इनडायरेक्ट जाना पड़ेगा, और अगर हमें 3 ब्रोमीन लगाने तो हमें डायरेक्ट जाना पड़ेगा। क्लियर। चलो तो अब बात करते हैं, ये तो ब्रोमिनेशन हो गया, दूसरा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी यही कंसेप्ट है, अगर आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हो तो आपको कुछ अलग देखने को मिलता है। देखो तो यहां पर हमारे पास है एनिलीन यानी NH2, और इसका हम नाइट्रेशन करते हैं HNO3 NH2SO4, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, देखो एक तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, दूसरा देखने को मिलेगा मेटा नाइट्रो एनिलीन, और तीसरा देखने को मिलेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक, अब कंसेप्ट ये है कि यहां पर मेटा क्यों बना, क्योंकि ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, और अभी बच्चों मेटा जो है 47% बनता है, ये 2% बनता है, और ये 51% बनता है। चलो ये और ये तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा ये क्यों बना, तो बच्चों इसका रीजन है फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। तो जब हम NH2 ग्रुप का नाइट्रेशन करते हैं तो हम यूज करते हैं H2SO4। क्या यूज करते हैं, H2SO4। तो H2SO4 एक एसिड है जो कि H+ देगा इस अमाइन को, क्योंकि अमाइन जो है बेसिक नेचर का होता है। तो यहां पर ये बन जाएगा NH3+, यानी इसको हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन। और ये जो एनिलीनियम आयन है ये एक मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से अब कुछ ना कुछ आपको मेटा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो जो सोल्यूशन है उसमें एनिडीन भी होता है और एनिडीन भी आयन होता है, तो ये ऑर्थो पैरा बनाएगा और ये मेटा प्रोडक्ट बनाएगा, तो तीनों आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करें, मेटा को हमें हटाना है ना, मेटा नहीं चाहिए, तो वही इनडायरेक्ट नाइट्रेशन। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या बनेगा, बेंजीन NHCOCH3, उसके बाद नाइट्रेशन। तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, जैसे हमने ब्रोमीन लगाया था, और उसके बाद करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो जो NHCOCH3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। उसके बाद बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप यूज करते हैं H2SO4। ठीक, तो सल्फोनेशन H2SO4,
तो बच्चों ये एसिड है और ये बेस है। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा NH3 और साथ में क्या बनेगा HSO4 माइनस, इसको हम बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और उसके बाद इसको हम हीट करेंगे और यहाँ पर एक टेम्परेचर की रेंज होती है 453 या 473 ऐसा कुछ है ना केल्विन, इतना टेम्परेचर होता है। तो उसके बाद क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा -H2O। तो यहाँ आपको इस तरह का एक कंपाउंड देखने को मिलेगा, ये वाला। तो इसका नाम है सल्फेनिलिक एसिड। क्या है? सल्फेनिलिक एसिड। और जो सल्फेनिलिक एसिड है उसमें एसिड ग्रुप भी है और बेस ग्रुप भी है। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो इधर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा NH3+ और ये बन जाएगा SO3-। तो प्लस भी है और माइनस भी है, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन, जैसे अमीनो एसिड में होता है। तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि सल्फेनिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सल्फेनिलिक एसिड, सल्फोनेशन से। ठीक, चलो ये हो गया। तो ESR भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेसिसिटी से, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। इस पर आपको ध्यान रखना, या अमीन्स, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ठीक है, अब हमेशा ध्यान क्या रखना, देखो जो बेसिसिटी ऑफ अमाइन होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर कितना है या लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो अगर जहां पर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो बच्चों बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रोटॉन को उतना जल्दी एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? जो प्रोटॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा। जल्दी एक्सेप्ट कब करेगा? जब इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। अवेलेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा। तो बस ये फर्क है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा तो अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो बेसिसिटी को भी बढ़ाएगा। और अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच देगा, तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। तो क्या कंसेप्ट है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम करते हैं। ठीक, और क्या कंसेप्ट देखना है? लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। अब देखो, तो हमारे पास 3 तरह के अमाइन है या नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइन है। एक होते हैं एलिफेटिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। ये रहा, देखो ना, तो ये एरोमेटिक और ये एलिफेटिक। तो बच्चों सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं एलिफेटिक, उसके बाद अमोनिया और उसके बाद एरोमेटिक। रीजन क्या है कि जो एलिफेटिक अमाइन है उनमें जो है एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। तो एल्काइल ग्रुप क्या है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब डोनेशन करता है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन जो एनिलीन है उसमें जो है नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से कनेक्ट है। बेंजीन रिंग है एक तरह की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, जिस वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। और अमोनिया के पास ना तो डोनेशन हो रहा है ना तो विड्रॉ हो रहा है, तो यानी ये बीच में आ जाएगा। तो पहले हमेशा एलिफेटिक अमीन आएंगे, उसके बाद अमोनिया आएगा, उसके बाद आएगा लास्ट में एरोमेटिक अमाइन। क्लियर? अच्छा, अब देखो, तो ये हमेशा याद रखना है बच्चों, है ना। तो यहां पर 2 चीजें हैं, बेसिसिटी इन एक्वस फेज एंड बेसिसिटी इन गैस फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन के देखूं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, यहां लिखते हैं, इसको ज्यादा बेस्ट रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। तो इन तीनों का ऑर्डर क्या होगा एक्वस फेज में और गैस फेज में? ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, कंफ्यूजिंग भी है ना। तो बच्चों पहले बात करते हैं गैस फेज। तो जब गैस फेज की बात करते हैं तो वहां पर केवल प्लस आई इफेक्ट आपको देखना है। प्लस आई इफेक्ट मतलब जितने एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतना ज्यादा होगा और बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्सरी अमीन ज्यादा होगा, सेकेंडरी अमीन कम होगा और प्राइमरी अमीन सबसे कम होगा। चाहे उस अमाइन में CH3 ग्रुप जुड़ा हो, चाहे उसमें C2H5 ग्रुप जुड़ा हो। ठीक, लेकिन बच्चों एक्वस फेज में अलग होता है ना। तो अगर प्राइमरी, अगर कोई अमाइन CH3 का बना हुआ है यानी R = CH3, तो बच्चों इसका ऑर्डर होता है 213, यानी सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्सरी। और अगर R = C2H5 होता है
तो यहां पर होता है 231, यानी सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी, ये ध्यान रखना। आर कम है, CH3 है तो डिजिट कम है 213, आर ज्यादा है C2H5 है तो डिजिट ज्यादा है 231, लेकिन दोनों केस में सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन अदर अमाइन। क्लियर हो गया? तो डाई मिथाइल अमीन ज्यादा होगा, मिथाइल अमीन कम होगा और ट्राई मिथाइल अमीन सबसे कम होगा। इसमें डाई इथाइल अमीन ज्यादा होगा, ट्राई इथाइल अमीन और ज्यादा होगा, उससे कम होगा। ऐसा है ना बच्चों, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। और इथाइल अमीन सबसे कम होगा, तो ये ध्यान रखना, एक्वस फेज और गैस फेज। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और डिस्क्राइब दे दूं। जो एक्वस फेज है उसमें 3 इफेक्ट एक साथ काम करते हैं, यानी 3 इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी डिसाइड होती है। एक तो इंडक्टिव है, दूसरा सॉल्वेशन है और तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस है। कौन कौन से? स्टेरिक, सॉल्वेंस एंड इंडक्टिव। इन तीनों का मिला जुला इफेक्ट है वो अमीन की बेसिसिटी को डिसाइड करता है एक्वस फेज में। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना, यहां पर 2 चीजें आती है, केबी एंड पीकेबी, है ना। तो केबी बढ़ेगा तो पीकेबी कम होगा, और पीकेबी बढ़ेगा तो केबी कम होगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि दोनों के बीच अपोजिट रिलेशन होता है। तो पीकेबी इक्वल टू होता है माइनस लॉग केबी, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, हमेशा ध्यान रखना है ना। तो अगर बेसिसिटी बढ़ेगी तो उसका केबी बढ़ेगा, यानी मोर केबी, मोर बेसिक एंड लेस पीकेबी, लेस बेसिक, लेस केबी, मोर पीकेबी। बस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया एल्काइल अमीन का कैसे होता है। अब बात करते हैं एराइल अमीन, है ना। तो बच्चों एराइल अमीन में रेजोनेंस की वजह से बेसिसिटी एल्काइल अमीन से कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एल्काइल अमीन में सब्स्टिट्यूशन कर दूं, यहां पर अगर मैं R और R ग्रुप लगा दूं, तो R और R डोनेटिंग ग्रुप है, तो बेसिसिटी बढ़ेगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिलीन सबसे कम होगा, N मिथाइल एनिलीन ज्यादा होगा और N डाई मिथाइल एनिलीन सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, एक अमाइन आता है बेंजाइल अमाइन, NH2 CH2 NH2। बेंजाइल अमाइन इज ए टाइप ऑफ एलिफेटिक अमाइन। तो बच्चों ये एरोमेटिक अमाइन से ज्यादा बेसिक होगा, लेकिन किसी भी एलिफेटिक अमाइन से, यानी मिथाइल अमाइन से, अगर मैं सबसे छोटा अमाइन की बात करूं, उससे भी कम बेसिक होगा। क्लियर? तो ये हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, ये बेसिटी वाला हो गया। अब बात करते हैं, बेसिटी हो गया, मुझे लगता है सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। नाइट्रेशन, हाँ कुछ 1-2 और नेम रिएक्शन है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो बच्चों इसमें एक रिएक्शन और आती है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बाइल अमीन, कौन सी रिएक्शन? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमाइन ग्रुप होता है आइसोसाइनाइड। तो जब कोई प्राइमरी अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन करता है, ये दोनों स्पेशल केमिकल होते हैं कार्बाइल अमाइन के लिए, तो हमें एक आइसोसाइनाइड टाइप का कंपाउंड देखने को मिलता है, जिसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो बच्चों कार्बाइल अमाइन में आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड KOH। क्लियर? अच्छा, जो कार्बाइल अमाइन है वो केवल प्राइमरी अमीन देते हैं। प्राइमरी अमीन चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों टाइप के अमीन कार्बाइल अमीन रिएक्शन देते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी अमीन कार्बाइल अमीन रिएक्शन नहीं देते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखना। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा आपको। अच्छा, दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद HNO2। रिएक्शन विद HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, या इसको हम लिखेंगे NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। तो अगर मैं किसी एलिफेटिक अमाइन की HNO2 के साथ रिएक्शन करो तो बच्चों हमें डायरेक्ट एल्कोहल देखने को मिलेंगे। एल्कोहल बीच में डाइजेनम सॉल्ट बनेगा एज ए इंटरमीडिएट, लेकिन वो अनस्टेबल होगा और तुरंत वो एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी एरोमेटिक अमाइन की बात करूं और उसको मैं HNO2 के साथ ट्रीट करूं तो बच्चों वहां पर हमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना, दोनों में ये डिफरेंस है। लेकिन ध्यान रखना क्या, टेम्परेचर कम होना चाहिए। ये कम टेम्परेचर पर भी अल्कोहल बनाएगा, लेकिन ये कम टेम्परेचर पर डाइज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्टेबल रहता है ड्यू टू द रेजोनेंस। तो HNO2 का ये कंसेप्ट आता है, ठीक।
अच्छा, इसमें एक और चीज आती है हिंसबर्ग रिएजेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट, तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और एक और नया हिंसबर्ग रिएजेंट है पैराटोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड। ये दोनों हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट का काम होता है टू सेपरेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, इन तीनों को अलग अलग करने का काम आता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर जो प्राइमरी अमाइन है, जब वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, SO2PH है तो यहां से H निकला, यहां से Cl निकला, तो यहां पे बना RNHSO2PH, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सल्फोनामाइड। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सल्फोनामाइड। तो प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सेकेंडरी सल्फोनामाइड बनाते हैं। जो सेकेंडरी अमाइड है, सेकेंडरी अमाइन है, वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके टर्सरी सल्फोनामाइड बनाते हैं। ये देखिए, इट इज टर्सरी सल्फोनामाइड, टर्सरी सल्फोनामाइड। और जो टर्सरी अमाइन होते हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, नो रिएक्शन, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन है नहीं। और एक और चीज बच्चों, अगर मैं यहां पर प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ होती है तो सेकेंडरी सल्फोनामाइड बनता है। अगर जब आप KOH डालोगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी के केस में जब आप KOH डालोगे तो ये इनसॉल्युबल रहने वाला है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास हाइड्रोजन है तो सॉल्युबल हो जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो इनसॉल्युबल रहेगा। क्लियर? तो ये पूरी कुछ रिएक्शन मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये सारा हो गया, HNO2 वगैरह वगैरह हो गया। बेसिसिटी पर ध्यान देना है ना। तो नोमेनक्लेचर तो आप कर ही लोगे, नोमेनक्लेचर ज़्यादा है ना। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी पर थोड़ा एक बात देख लेते हैं भाई। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि टर्सरी अमाइन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो जो प्राइमरी अमाइन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन है। सेकेंडरी अमाइन का कम होगा और टर्सरी अमाइन का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो इसका रीजन क्या बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बस इसका आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से ये पूरा हो गया है और बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करना, और कुछ और आपको मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे बताते रहना। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।